तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ और थोड़ी जानकारी देने वाला हूं परमाणु स्ट्रक्चर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जिसे हम परमाणु संरचना बोलते हैं। तो देखिए मैंने आपको सम न्यूट्रॉनिक पर उस दिन लास्ट किया था मैंने कल। तो आज हम कुछ और जानेंगे, जैसे सम इलेक्ट्रॉनी तत्व कौन से होते हैं, आइसोडाइफिरस तत्व कौन से होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या में अंतर समान हो, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर समान हो, ठीक है, तो वे तत्व कैसे कहलाते हैं भैया, हमारे आइसोडाइफेरस तत्व कहलाते हैं। जैसे ये यूरॉन है, ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 92 है, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान 235 है। वहीं यहाँ पर एक ये तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक भैया कितना है, हमारा 90 है, और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 231, ठीक है। अब हम इसको निकाल के देखेंगे तो इसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का अंतर कैसा आएगा, समान आएगा। तो ये दोनों तत्व एक दूसरे के कैसे हैं, आइसोडाइफेरस है, ठीक है। तो ये तो आइसोडाइफेरस की परिभाषा हो गई, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनी तत्व कौन से होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, वे तत्व जिनके इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। यार सम इलेक्ट्रॉनी बोल रहा है तो हम वैसे ही समझ जाएंगे कि वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनी कहलाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। कैसे होगी, ये देखिए, सभी वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, ठीक है। जैसे इधर क्या हुआ, इधर भी देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया जाता है ना, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, यहाँ पर भी एक त्यागा, यहाँ पर भी एक त्यागा, ठीक है। तो ये कैसे हो गए भैया, हमारे सम इलेक्ट्रॉनी हैं, यानी कि ये जो तत्व हमारे दे रखे हैं तीनों, ये कैसे हैं, सम इलेक्ट्रॉनी तत्व हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये हमने पता चल गया हमें कि ये एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनी तत्व हैं। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता चल गई कि सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनी और आइसोडाइफेरस तत्व कौन कौन से होते हैं। ये परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो आप इन पर ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भैया हमारे कोष, उपकोष और कक्षक में बटे हुए होते हैं। किस तरीके से बटे हुए होते हैं, तो उसके लिए हमें कोष, उपकोष और कक्षकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा कि क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, नाभिक के चारों ओर का वह दीर्घ वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोष कहा जाता है, ठीक है। कोष मुख्य ऊर्जा स्तर को बताते हैं, ये बात भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट इधर देखिए है कि कोषों को व्यक्त करने के लिए KLMN अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया, 2, 8, 18, 32 होती है। अब देखिए कोषों का एक चित्र मैंने आपको दिखा रखा है कि जो हमारा एन कोष होता है वो संयोजी कोष होता है, जो एम होता है वो पेनल्टीमेट कोष होता है, और जो एल होता है वो एंटी पेनल्टीमेट कोष होता है। और वहीं अगर हम बात करें कि के, तो वो हमारा आंतरिक कोष होता है। कैसा होता है, आंतरिक कोष होता है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा धुंधला दिखेगा क्योंकि पेंसिल से बना रखा है ये चित्र। अब बात करते हैं उपकोष क्या होते हैं, ठीक है। तो उपकोष ये उप ऊर्जा स्तर को बताता है। उपकोषों को SPDF अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, डॉट डॉट भी कर सकते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, इनमें अगर आपको ऐसे रटोगे कि 2, 6, 10, 14 होती है तो ऐसे आप गड़बड़ कर सकते हो। आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप समझ लीजिए कि जो उपकोष होते हैं वो कक्षकों से मिलकर बने होते हैं, और एक जो उपकोष जितने भी कक्षकों से मिलकर बना होगा उसके दुगने इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एस उपकोष कितने कक्षकों से मिलकर बना होता है भैया, एक से। एक की गुणा 2 से करो, 2 आ गए नहीं आ गए इलेक्ट्रॉन, बताओ। अगर यहाँ पर देखो कि P जो उपकोष है हमारा वो किससे मिलकर, कितने कक्षकों से मिलकर बना भैया, 3 कक्षकों से, ठीक है। अब 3 से मिलकर बना तो 3 के दुगने कितने, 3 दूनी 6 हो गए। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन आ गए नहीं आ गए। ऐसे देखिए D उपकोष हमारा 5 कक्षकों से मिलकर बना होता है। अब 5 के दुगने यानी 10 होगा भैया, ये 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसी तरीके से 1, 3, 5, 7 कक्षकों से मिलकर बना होता है। अगर आप 1, 3, 5, 7 नंबर याद रख लेते हो तो उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आराम से भर लोगे, ठीक है। तो जस्ट ये आप देख लीजिएगा किस तरीके से भरे जाती है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपने
अब हम बात करते हैं कि अब देखिए कक्षकों की बात आई, इसमें हमने कोष पढ़ लिया, उपकोष पढ़ लिया, अब बात आई हमारी ये कक्षक क्या होते हैं। व्हाट इज ऑर्बिटल? तो देखिए नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है वह उसे ऑर्बिटल कहते हैं, मतलब कक्षक कहते हैं उसे, ठीक है। अब कक्षक को एक प्रदर्शन आपने देख रखा होगा कि किससे करते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसी होती है भैया? इलेक्ट्रॉन दो दिशा में गति करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब देखिए कक्षकों के प्रकार और उनका प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है। मान लीजिए मैंने ये एस उपकोष लिया, हमें पता है एक कक्षक से मिलकर बना होता है, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक कक्षक ऐसे प्रदर्शन करेंगे, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज गति करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा, ठीक है। ऐसे ही ये पी है, अब पी भैया हमें पता है तीन कक्षकों से मिलकर बना होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो देखिए एक क्लॉकवाइज गति करेगा, फिर एक क्लॉकवाइज गति करेगा, फिर एक क्लॉकवाइज गति करेगा। अब हमारा ये तीनों लास्ट कक्षक तक पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। अब हम युग्मित करने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे, जिसे पाउली का वो क्या बोलते हैं, हुंड का नियम कहा जाता है, ठीक है। अब हमने एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति करा दी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिया और हमारा इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका पूरा हो गया, ठीक है। ऐसे भरेंगे, सिंपल। अब इसी तरीके से आप डी का भी प्रदर्शन करते हैं, आपको पता है 5 कक्षकों से मिलकर बना होता है, सिंपल नॉर्मली आप आराम से भर दोगे, ठीक है। बस इसी तरीके से करना है। अब देखिए एक नोट है कि देखिए जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है वो से तो हमने कक्षक बोल दिया। अगर हमसे पूछ ले कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम बिल्कुल ही नहीं होती, शून्य होती है, उस स्थान को नोड कहा जाता है दोस्तों, नोड कहा जाता है उस स्थान को, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें भैया ये तो पता चल गया कि हाँ कक्षक से बने होते हैं उपकोष, लेकिन जो उपकोष होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है। देखिए उपकोष है एस पी डी एफ, इनकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति कक्षकों की आकृति पर निर्भर करेगी। तो कक्षकों की आकृति पूछ ले या उपकोषों की आकृति पूछ ले, तो वो होती कैसी है उस पर देखिए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से होती है। तो इधर देखिए आप, मैं दिखाना चाहूंगा जो एस हमारा उपकोष होता है वो भैया अंडाकार होता है, ऑर्बिकल, ठीक है। और नेक्स्ट होता है जो हमारा पी उपकोष होता है वो होता है भैया डम्बलाकार, ठीक है, यानी कि डम्बल शेप जैसे बोल सकते हैं आप, जिम वाला डम्बल, ठीक है। और नेक्स्ट होता है कि भैया डी उपकोष होता है हमारा द्विडम्बलाकार, ठीक है। और जो एफ होता है इसकी भैया जटिल आकृति होती है, इसे हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि भैया हमारे, देखिए हमने कक्षकों का प्रकार का बात कर ली। देखिए एस जो होता है उसमें तो एक ही कक्षक होता है, उसे क्या दर्शाएंगे, उसे तो सीधा अंडाकार बना दिया, लो भैया हमारा एस ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। एस उपकोष हमारा कंप्लीट, एस सब सेल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं जो पी ऑर्बिटल होता है हमारा, टाइप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के प्रकार। तो देखिए पी ऑर्बिटल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो पी एक्स को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये अगर पी कक्षक एक्स अक्ष पर बने तो पी एक्स हो जाएगा, ठीक है। वाई अक्ष पर बने तो पी वाई कक्षक हो जाएगा, और जेड पर बने तो पी जेड कक्षक हो जाएगा। इसका प्रदर्शन आपके सामने शो हो रहा होगा, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार, आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से इसको बिल्कुल शो कर लीजिएगा। अब देखिए टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, देखिए डी ऑर्बिटल की हमारी खासियत थी कि भैया द्विडम्बलाकार होगा। कैसा होगा? द्विडम्बलाकार होगा। तो देखिए द्विडम्बलाकार के लिए ये कंडीशंस आपके सामने शो हो रही हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये 5 प्रकार के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 5 प्रकार की कंडीशंस होती है, तो आप इनको देख कर बना लीजिएगा। मैं जस्ट ड्रॉ कर रखा है ऐसे ही नॉर्मली, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने आगे। तो देखिए अब जो मेन हमारा जो टॉपिक आता है कि भैया क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। तो क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का ज्ञान कराती हैं, ठीक है। क्वांटम संख्या की परिभाषा हो गई। अब क्वांटम संख्या की परिभाषा होगी तो अब हम बात करते हैं कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं, मुख्य क्वांटम संख्याएं और द्विगंशी क्वांटम संख्याएं, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं और चक्रण क्वांटम संख्याएं। इनके इंग्लिश में नाम आपके सामने इधर शो हो रहे हैं, आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं हमारी क्या होती हैं। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ये कोषों का ज्ञान कराती हैं, ये मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती हैं। इनके मान 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। 0 को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो सकता है। आप यहाँ पर ध्यान से ये चित्र देख लीजिएगा। एन बराबर क्या है भैया, 1 2 3 4, ठीक है। कोष कौन कौन से होते हैं हमें पता है, के एल एम एन, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब 4 कोष है, तो देखिए कोषों की संख्या पर निर्भर करती है। तो यानी कि जो हमारे मुख्य क्वांटम संख्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर होगा वो भैया हमारा कितना होगा, 1 2 3 4 तक ही हो सकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दुगंसी क्वांटम संख्या। ठीक है, दुगंसी क्वांटम संख्या की अब हम बात करते हैं। तो देखिए दुगंसी क्वांटम संख्या को इसे हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। ये उपकोषों का ज्ञान कराती हैं तथा उप ऊर्जा स्तर को बताती हैं। ठीक है, और इनके मान किस पर निर्भर करेंगे भैया? इनके मान करेंगे मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करेंगे, यानी उपकोष, वो क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर इसके मान निर्भर करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि इसके मान कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, तो भैया इसके मान होंगे 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, n-1 तक इसके मान होंगे। अब देखिए इसके लिए आपके सामने एक प्रूफ रख रखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने किया है। ठीक है, अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 है तो भैया 0 से लेकर 2 तक हो जाएगा, 1 है तो 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है। तो देखिए इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये कक्षकों का ज्ञान कराती है। ठीक है, कक्षकों का ज्ञान कराती है और इसके मान दुगंसी क्वांटम संख्या एल पर निर्भर करते हैं। दुगंसी क्वांटम संख्या एल पर इसके मान निर्भर करते हैं और इसके देखिए कुल मान हमारे भैया क्या हो जाएंगे, 2l+1 हो जाएंगे और संभावित मान हो जाएंगे 0 से लेकर -1 से लेकर 0 सहित, मतलब -l से लेकर 0 सहित +l तक होते हैं। ठीक है, देखिए लिख भी रखा है आपके सामने, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे दुगंसी क्वांटम संख्या का मान ले लिया 3, तो देखिए 7 कक्षक आ जाएंगे। कक्षकों की संख्या 7 हो जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर पता होते तो इलेक्ट्रॉन भी भर देते। ठीक है, और इसके लिए मैं न्यूमेरिकल की क्लासेस अलग से लेके आऊँगा, तो टेंशन ना लीजिए। अभी जस्ट आपके सामने बस थ्योरेटिकल चल रहा है, तो थ्योरेटिकल को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। तो देखिए इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा का ज्ञान कराती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति करेगा तो -12 लगेगा, और अगर करेगा क्लॉकवाइज दिशा में गति तो हमारा कैसा लगेगा भैया, हमारा लगेगा +12। ठीक है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप इसे देख लीजिएगा। देखिए ये आपके सामने शो हो रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है और क्लॉकवाइज के लिए क्या है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर ली हैं। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपबाहु नियम। आपबाहु नियम क्या होता है? देखिए मैंने ऑलरेडी जब हमारे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैंने आपबाहु नियम के बारे में बताया भी था कि आपबाहु नियम क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं आपबाहु नियम के लिए मैंने जो बोला था कि वो मेरी खुद की ट्रिक थी, लेकिन आज मैं आपको जो बेसिक ट्रिक है, जो बेहतरीन ट्रिक है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भैया आपबाहु नियम क्या होता है, इसे कैसे करके याद रखा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना होता है वो कैसे बनाते हैं, तो मैं आज वो बताऊंगा आप लोगों को। जैसे सपोज कीजिए, पहले तो ये आप डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपबाहु नियम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख रखी है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। दोनों डेफिनेशन लिख रखी हैं, तो दोनों डेफिनेशन आप ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन याद रखनी होंगी। मेरा मेन काम है आपबाहु नियम को बताना कि ये भैया विन्यास कैसे होता है, जो कि इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आपके सामने ये चित्र बहुत अच्छी तरीके से शो हो रहा होगा। आपको शायद ये दिख रहा होगा कि यार 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। कोई नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जस्ट अभी आपको इसको बताता हूँ किस तरीके से का कॉन्सेप्ट समझिए आप बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो एस उपकोष है ना, वो हमें 8 तक लिखनी है। ठीक है, फिर हमें एक छोड़ना है ऊपर, फिर नीचे एक छोड़ना है, फिर क्या करना है 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। ठीक है, फिर इतना लिखना है, फिर उसके बाद 3p 4p 5d 6d, फिर ये d कक्षक लिखना है। ठीक है, d ऑर्बिटल। ठीक है, फिर उसके बाद f ऑर्बिटल लिखना है। ये इतना करने के बाद अब उसके बाद देखिए क्या करना है, इसका जो हेड है, ठीक है, इसके टेल से मिला देना है, फिर यहाँ से निकालना है। पहले क्या करना है, सिंपल ऐसे करके लाइन खींच लेनी है, मतलब समझ लो धनुष बाण चला देना है इसमें। ठीक है, नॉर्मली चला देना है, बिल्कुल जो सामने आ रहा है उन्हें काट देना है, जो नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है बस उन्हें काटो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, इसका हेड इसके टेल के साथ मिला दो, इसकी पूंछ इसके साथ मिला दो, इसकी पूंछ इसके साथ मिला दो, और इसकी पूंछ इसके साथ मिला दो। ठीक है, जिसके साथ मिल रही है बिल्कुल उसके साथ मिलाते चले जाओ। इसके बाद क्या होगा, ये आपका जिगजैग कंडीशन में बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था कि जो आपबाहु नियम बनाने का तरीका होता है वो कैसे बनाते हैं, मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। तो देखिए इसके सामने आपके सामने ऐसे प्रदर्शित हो रहा होगा अभी, जैसा कि हमारा परिभाषा के तौर पे क्या था भैया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है, यानी सबसे पहले कम में करेगा, फिर उससे ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा में। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट होता है, तो सबसे पहले भैया हमें उपकोषों में जो भैया हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए कि एक उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले 1s आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p 4s,
फिर 3D 4P 5S ऐसे आता है, ठीक है। अब देखिए हमें कहाँ तक ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 3D तक, अभी 3D तक ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हो सकता है कि आपके पास 3P 4S काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ इसे ये बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, वो तरीका आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं तरीका अपना। देखिए सपोज़ कीजिए कि आप एक बारात में गए हुए हो, ठीक है, बारात में गए हुए हो और आपके जो रिश्तेदार हैं वो कहते हैं बेटा खाना परसवा दो, ठीक है, खाना परसवाने के लिए आपसे बोल रहे हैं। और सपोज़ कीजिए कि आपको भैया क्या दे दिया उन्होंने, उन्होंने दे दिया आपको पुड़ी परसने के लिए, ठीक है, बोले बेटा लो पुड़ी परसवा दो हमारे साथ में। अब पुड़ी परसवाने के लिए आपको दे दी, तो सपोज़ कीजिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, आप क्या देखोगे भैया, शक्ल देखोगे बंदे की, बच्चे की एज देखोगे, आप देखोगे यार यार छोटा बच्चा है, इसको तो भैया हम कितनी देंगे, एक पुड़ी देंगे या दो पुड़ी देंगे। और ये बात ध्यान रखिए अगर छोटा बच्चा भी होगा तब भी आप उसे एक पुड़ी नहीं दे सकते, दो से कम नहीं दे सकते, दो तो आपको देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे मैं अभी देखिए देता हूँ, सपोज़ कीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये टाइटेनियम ले लेते हैं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, टाइटेनियम। अब देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आया हमारा 1s2, ठीक है, हमें पता है कि s जो हमारा है वो छोटा बच्चा है। तो अब देखिए मान लीजिए मैं पुड़ी परस रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास 22 पुड़ी हैं, जो मेरे पास परात है उसमें मेरे पास 22 पुड़ी रखी हुई हैं। अब मैं क्या किया कि 22 में से इसको दो पुड़ी दे दिया, क्योंकि इसको एक तो हम बिल्कुल नहीं दे सकते, एक तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि भैया एक देंगे तो नाराज़ हो जाएगा, छोटा बच्चा है भाई, छोटे बच्चे को थोड़ा ज़्यादा शौक होता है, तो हम लेकिन उसको फिर भी दो पुड़ी देंगे, क्योंकि दो से कम हम नहीं दे सकते, ठीक है। उसका कोटा भी इतने का ही है, वो दो से कम लेगा ही नहीं और ना दो से ज़्यादा लेगा, ठीक है, तो दो तो उसे लेना ही लेना है। अब मान लीजिए हमने इसको क्या किया, दो पुड़ी दे दिया, ठीक है, अब हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब फिर से नेक्स्ट दूसरे बच्चे पे आ जाते हैं हम। अब मान लीजिए ये भी बच्चा ही है, ठीक है, अब इसकी क्या कैपेसिटी है, ये भी भैया दो ही पुड़ी लेगा, ऐस कक्षक है ना, तो ये भी दो ही पुड़ी लेगा, ये भी दो से ज़्यादा नहीं ले सकता। अब इसको भी हमने दो पुड़ी दे दिया। अब हमारे पास लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि भैया हमारी ये वाली पुड़ियाँ ख़त्म ना हो जाएं, अगर ये पुड़ियाँ ख़त्म हो गई तो भी बात गलत हो जाएगी, तो हमें इनका ध्यान रखते हुए इनमें बांटना है, ठीक है। अगर ख़त्म हो जाएंगी तो हम दूसरी तरफ लेने चले जाएंगे फिर से, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आते हैं हम, ये हमारा 2P। अब भैया देखिए ये आ गया थोड़ा बड़ा, ये बच्चे कैटेगरी का है, मतलब ये छोटा है, ऐसी मुश्किल से 2-3 साल का है। ये आ गया भैया 12-13 साल का बंदा, ठीक है। अब ये 12-13 साल का बच्चा है तो इसकी जायज़ ही बात है, इससे भूख थोड़ी ज़्यादा होगी, अगर ये दो पुड़ी खाएगा तो ये थोड़ी ज़्यादा खाएगा। अब ये कितनी खा रहा है भैया, ये खा रहा है हमारा 6 पुड़ी, ठीक है, 6 पुड़ी खाएगा, तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक ही बार में दे देंगे 6 पुड़ी, ठीक है। अब इसको हमने 6 पुड़ी परोस दी, अब हमारा इसका भी काम खत्म हो गया। अब फिर से एक बच्चा बैठा हुआ है, छोटा बच्चा, ऐसा तो छोटा बच्चा हो गया। अब छोटा बच्चा है तो इसको हम कितनी देंगे, 2 देंगे। अब फिर पी पे आ जाते हैं, इसको भी 6 देंगे, इस पे भी ऐसा, इस पे भी 2 देंगे। अब देखिए अब हम पहले काउंट कर लेते हैं कि भैया हमने इतनी देर हो गई हमें पुड़ी बांटते हुए, कहीं हमारी ख़त्म तो नहीं हो गई। हमारी कितने टोटल हमारे पास कितनी थी भैया, 22 थी। अब 22 में से क्या हुआ, 2 इसको दी, 2 इसको दी, 6 इसको दी, यानी 10 तो हमारी यहीं ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर क्या किया, 2 इसको दी 12 और 6 इसको दी, 12 6 18, ठीक है, और 2 इसको दी 20। अब हमारे पास पूड़ियाँ कितनी रह गई भैया, 22 थी टोटल, कितनी थी हमारे पास, 22 पूड़ियाँ थी। अब 22 में से हमने क्या किया भैया, 20 तो हमने दी बांट, 20 पूड़ियाँ तो हमने बांट दी। अब हमारे पास कितनी रह गई, हमारे पास रह गई 2 पूड़ियाँ मुश्किल से, ठीक है। अब 2 पूड़ियाँ, अब हमारे पास देखिए ये है, ये बंदा थोड़ा मतलब इन बच्चों से बड़ा है, ठीक है, इन बच्चों से बड़ा है, क्योंकि डी कक्षक जो होता है वो बड़ा होता है। अब बड़ा है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है भैया, ये 10 पूड़ियाँ खा सकता है, लेकिन हमारे पास तो 10 है ही नहीं, हमारे पास तो 2 पूड़ियाँ बची हैं, हमें लेना जाना होगा, लेकिन हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी थी, हमारे पास 22 पूड़ियाँ ही थी, ठीक है। तो हम भैया हमारे पास जितनी बची हम इसे उतनी ही देंगे और हमारा काम खत्म, ठीक है। अब हमारे पास कितनी थी, हमारे पास बची थी 2 पूड़ियाँ, तो हमने इसको 2 दे दी और हमारा काम खत्म, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट, यानी कि हमने अपनी जो हमारी जिम्मेदारी थी पूड़ियाँ खिलाने की वो हमने पूरी कर दी। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी इन जो भी आपके सामने ये शो हो रहे हैं एग्जांपल्स, आप इनको बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया था। आप इसको इमेजिन करिए अपनी तरीके से और आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला ट्रिक पसंद आया तो इस वाले ट्रिक से कीजिएगा, और अगर जो मैंने उस दिन बताया था वो रुपए वाला, तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और वीडियो पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।